वेलकम दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम यांत्रिकी के और 25 क्वेश्चन करेंगे जो यूपी रेडियो ऑपरेटर और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलन का समय क्या होगा? अल्टीमेटली ये आपसे आवर्तकाल की बात कर रहा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लोलक का आवर्तकाल को यदि हम टी से डिनोट करते हैं तो टी इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी, जहां पर जी गुरुत्वीय त्वरण होता है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, 2 पाई ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है अंडर रूट एल के। अगर आप इस फॉर्मूले से चेक करें, टी प्रोपोर्शनल है एल के। अब यदि आप लंबाई की वैल्यू 4 गुना कर रहे हैं, मतलब कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 4, इस वजह से दो गुनी हो जाएगी। ओके, तो नया आवर्तकाल पुराने आवर्तकाल का 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। इसका आप एक और मेथड कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपने निकाल लिया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। अब यहाँ पर टी वन लिखिए, यहाँ पर टी टू इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर एल वन अपॉन एल टू। ठीक है, टी वन पहला आवर्तकाल है जो कि टी से हम डिनोट करेंगे और टी टू हमें फाइंड करना है। लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो प्रारंभिक लंबाई एल और बाद वाली लंबाई को हम 4 एल से डिनोट करेंगे। एल से एल कैंसिल हो जाता है और टी टू इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 4 इंटू टी। ठीक है, यहाँ से टी टू इज इक्वल टू आ जाता है 2 टी। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड यदि आप सीख लेते हैं तो एग्जाम में जल्दी हो सकता है और आपका समय भी काफी बचेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, समय अवधि यहाँ पर आपसे वही पूछा गया है, आवर्तकाल। ये मान लीजिए पेंडुलम है, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा है कि ग्रह चेंज हुआ है और हर ग्रह की ग्रेविटी अलग अलग होती है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि लंबाई को चेंज किया गया था, ना कि पृथ्वी को। पृथ्वी पर ही हो रही थी सारी चीजें, इस वजह से जी कांस्टेंट था। लेकिन अब लंबाई कांस्टेंट है तो एल यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट जी के। ये प्रोपोर्शनल है। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि चंद्रमा पर त्वरण का मान पृथ्वी पर त्वरण के मान का 1/6 होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप पेंडुलम को चंद्रमा की सतह पर ले जा रहे हैं तो ऑलरेडी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पृथ्वी का होता है 1/6। अब जब चंद्रमा पर ले गए तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, 1/6 अंडर रूट जी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण 1/6 हो जाएगा। इस वजह से आवर्तकाल का मान अंडर रूट 6 से इंक्रीज हो जाता है। ओके, आपको बड़े मेथड से बताता हूँ। यहाँ पर T1 अपॉन T2, T1 की जगह पर हम पृथ्वी ले लेते हैं, TE। ठीक है, पृथ्वी पर आवर्तकाल, और TM मतलब चंद्रमा पर आवर्तकाल, मून। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लेते हैं वन जी और जी, मतलब ये था पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण और ये है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पर पृथ्वी पर आवर्तकाल को यदि हम टी से डिनोट करते हैं तो, और चंद्रमा पर टीएम लिखते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण की, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ओके, जीई, जीई से जीई कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आएगा 1/6। तो चंद्रमा इज इक्वल टू 1/6, ये अंडर रूट में होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं टी एम चंद्रमा पर आवर्तकाल बराबर होगा अंडर रूट 6 टी के, मतलब कि आवर्तकाल इंक्रीज हो गया है। ओके, बढ़ेगी। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपसे पूछा गया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि संवेग को यदि हम p से डिनोट करते हैं, संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। अब हमें इस पूरे फॉर्मूले में p को लाना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। पी मतलब होता है एम बी, हम ऊपर भी एम का गुणा कर देते हैं, एम बी स्क्वायर है। ऊपर हमने एम का गुणा कर दिया और नीचे भी एम का गुणा कर दिया, इससे फॉर्मूले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1/2 ऊपर यदि हम एम का गुणा करते तो एम बी होल स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ पर जो ये एम बी है,
ये पी होता है एक्चुअली। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एम भी इक्वल टू पी होता है, यहाँ मैंने आपको पहले बताया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देखिए, हुक कहता है कि यदि आप किसी वस्तु का प्रतिबल लगाते, सॉरी, किसी वस्तु पर यदि प्रतिबल कार्य करता है तो उसमें विकृति आ जाती है। जितना ज्यादा प्रतिबल होगा उतनी ही ज्यादा विकृति आएगी। मतलब कि हुक का नियम प्रत्यास्थता से संबंधित है। हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। ओके, यदि हम वी से डिनोट करते हैं तो विकृति डेल्टा वी इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है आप लोग जानते हैं? प्रतिबल का मतलब होता है, देखिए, एफ अपॉन ए इक्वल टू होता है प्रतिबल, प्रेशर। एफ होता है आंतरिक बल, जो कि किसी पदार्थ के आंतरिक अणुओं के द्वारा लगाया गया है पड़ोसी अणुओं पर, उसे हम बोलते हैं एफ। और ए होता है इकाई क्षेत्रफल में। तो इकाई क्षेत्रफल में किसी पदार्थ के आंतरिक अणुओं के द्वारा अपने पड़ोसी अणुओं पर लगाए गए बल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। और विकृति मतलब होता है अंतिम लंबाई अपॉन प्रारंभिक लंबाई। ओके, विकृति मतलब, सॉरी, अंतिम नहीं, विकृति का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा भी अपॉन प्रारंभिक लंबाई, ये होता है विकृति। डेल्टा भी अपॉन प्रारंभिक लंबाई, इस तरह से। तो प्रत्यास्थता से संबंधित है। हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों? देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की, और उसके अनुसार जिस भी द्रव का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है वो अधिक गोल होती है, और जिस द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है वो फैली हुई होती है, मतलब उतनी ज्यादा गोल नहीं होती। अगर पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल गोल होगी, और अगर पृष्ठ तनाव कुछ कम होता है तो वह थोड़ी सी फैल जाती है। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा गया है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों? ऑब्वियसली, यदि आप अधिक पृष्ठ तनाव वाली बस द्रव पर किसी कम पृष्ठ तनाव वाले द्रव को डालेंगे तो वह पानी पर फैल जाएगी। तेल का पृष्ठ तनाव अगर हम देखते हैं, ऑयल की सरफेस टेंशन और वाटर की सरफेस टेंशन, तो ऑयल की सरफेस टेंशन वाटर की सरफेस टेंशन से हमेशा कम होती है। मतलब कि जल का पृष्ठ तनाव तेल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है, और यही वजह है कि जब तेल की बूंद पानी पर डाली जाती है तो वह फैल जाती है। ओके, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मलन, यहाँ पर निर्मलन से मतलब है कि क्यों साबुन के द्वारा कपड़े साफ हो जाते हैं या मैल छट जाता है। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारे कपड़े होते हैं ना, वो धागों से बनते हैं, ठीक है, और धागे इस तरह से पिरोए हुए होते हैं, आपस में गुथे हुए होते हैं। मैल या गंदगी इन धागों के क्रॉस ऑर्डर में इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पर जहाँ धागे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, कोना होता है, वहां इकट्ठी हो जाती है यहाँ। तो इसी गंदगी को दूर करने के लिए साबुन हम मिलाते हैं द्रव में। जब हम साबुन में द्रव या इम्प्योरिटी को मिला देते हैं तो जो वाटर होता है, वाटर का पृष्ठ तनाव हाई होता है। लेकिन जब हम वाटर में डिटर्जेंट को मिला देते हैं, ओके, जब हम डिटर्जेंट को मिला देते हैं तो इस चीज का पृष्ठ तनाव, वाटर का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और जब वाटर का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो जो वाटर की बूंद इतनी गोल थी अब वह इतनी गोल नहीं रह जाती, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, असंजक बल कम हो जाता है, जिस वजह से वो फैल जाती है, और फैलने के कारण ये कपड़े के कोने कोने तक पहुंच जाती है, अंदर तक। अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो इतने गहरे नहीं जा सकती। पृष्ठ तनाव कम हो जाने पर पानी की बूंद अंदर तक फैल जाती है और निर्मलन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो? ऑब्वियसली पृष्ठ तनाव के कारण। अभी मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा बूंद उतनी ही ज्यादा गोल होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। मैंने अभी आपको बताया है पृष्ठ तनाव पिछले लेक्चर्स में कि क्या होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्यों? आपके ऑप्शन है प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा की सांस लेने में बाधा डालता है, या मच्छरों को भगाता है। देखिए, मच्छरों को तो भगाएगा नहीं,
ठीक है ना? प्रजनन में बाधा नहीं, मच्छरों के लिए उच्च विष नहीं। सही आंसर है लार्वा के सांस में बाधा डालने पर, ऑप्शन सी सही है। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, वाटर का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। यह है वाटर की एक सतह, ठीक है, ये है आपका पानी, इसका पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम इसमें मिट्टी के तेल को डाल देते हैं, केरोसिन ऑयल हमने ऊपर से इसमें डाल दिया, तो केरोसिन ऑयल इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि का कार्य करता है और इसके पृष्ठ तनाव को कुछ हद तक कम कर देता है। वाटर के वाटर का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे कि जब मच्छर अपने लार्वा मतलब अंडे पानी की सतह पर देता है, ये है अपना मच्छर, ठीक है, ये ये है मच्छर, उड़ते उड़ते आ रहा है, ठीक है, इसने अपने अंडे पानी की सतह पर दे दिए। लेकिन अब जब हमने इसमें इम्प्योरिटी मिला दी है, वाटर में हमने जब मिट्टी के तेल के रूप में इम्प्योरिटी मिलाई, तो वाटर का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिस वजह से वाटर पतला हो जाता है और लार्वा के वजन को सह नहीं पाता। जैसे ही मच्छर के लार्वा आकर पानी में गिरते हैं, वह पानी में डूब जाते हैं और पानी में मच्छर सांस नहीं ले सकता। सही आंसर है सी। समझ में आया आपको? नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं आपको फिर से एक बार डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑब्वियसली पृष्ठ तनाव। देखिए, जब हम देखिए, पानी की प्रकृति होती है पृष्ठ तनाव के कारण कि वह कम से कम स्थान घेरना चाहती है। ये ब्रश है आपका, ठीक है, अभी उसमें इस तरह से बाल थे ब्रश के, ठीक है, इस तरह से थे। अब क्या हुआ, जब आपने इसको पानी में डाला और ये आपस में गीले हो गए, ये सब गीले हो गए हैं आपस में, तो पानी की जो बूंदें हैं जो कि रेशों के ऊपर लगी हुई हैं, वो कम से कम स्थान घेरना चाहती हैं। कम से कम स्थान घेरने के चक्कर में वो आपस में ही बहुत ज्यादा चिपक जाती है पृष्ठ तनाव के कारण, वो फैल नहीं पाती है। ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। आपको बताना है गेंद कहाँ गिरेगी, जबकि गाड़ी चल रही है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है स्थिर गति से, ठीक है। गेंद उसके पीछे गिरेगी, उसके सामने गिरेगी, दो ऑप्शन, तीसरा उसके हाथ में और चौथा उसके बगल में गिरेगी। आपको बताना, देखिए मैंने आपको न्यूटन की गति के 3 नियम बताए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नियम मैंने आपको बताया था इनर्शिया, सेकंड मैंने आपको बताया था संवेग परिवर्तन, ठीक है, और थर्ड मैंने बताया था एक्शन रिएक्शन। बताया था कि नहीं? 3 नियम बताए थे। तो इस केस में जड़त्व का नियम मतलब पहला नियम काम करेगा। जड़त्व के नियम के अनुसार हम बोलते हैं यदि कोई वस्तु अपनी गतिशील अवस्था में है, तब वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए। और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे बोलते हैं हम जड़त्व का नियम, ठीक है? तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज तल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? ओके, देखिए, पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। ये है एक बर्फ का टुकड़ा, ये रहा, यहाँ पर है व्यक्ति। बर्फ चिकनी होती है, बर्फ पर घर्षण बल भी कम होता है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है, आपको ये बताना है। अभी बीच में है लेकिन उसको आना है किनारे में। ऑप्शन सी तीसरा नियम क्या है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। पहला नियम तो जड़त्व का नियम है, उससे तो कुछ होगा नहीं, अगर व्यक्ति खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, बाह्य बल जब तक नहीं लगाया जाएगा, तो गलत। दूसरा नियम है बल संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है, वो भी नहीं। तीसरा नियम चलकर ही तो आएगा, वो कैसे आएगा? चलकर ना आएगा। जब व्यक्ति बर्फ पर अपने पैरों से कोई बल आरोपित करता है मतलब क्रिया करता है, तो बर्फ उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्ति पर भी लगाती है। जिस तरह से आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि घोड़ा आगे चलता है क्यों, उसमें भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, धरती के द्वारा घोड़े पर लगाए हुए बल से या घोड़े द्वारा धरती पर। तो सही आंसर होता है धरती द्वारा घोड़े पर लगाया हुआ प्रतिक्रिया बल। ओके, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा। फिर तीसरा नियम, बर्फ के द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल, इस माध्यम से कोई व्यक्ति तट तक पहुंच जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? आपके ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है, या जल के घनत्व के कारण। सही ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। कपूर का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, जल का पृष्ठ तनाव कम होता है। आपने देखिए दो चीजें पढ़ी। एक में आपने पढ़ा ये है बीकर, सॉरी, ये है बीकर, इसमें पानी भरा हुआ है। एक दूसरा है ये है बीकर, इसमें भी पानी भरा हुआ है। लेकिन इसमें आपने डाला ऑयल और इसमें आपने डाला कपूर। ठीक है। ऑयल की अगर हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, वाटर के सरफेस टेंशन की बात करते हैं, और कपूर के सरफेस टेंशन की बात करते हैं, तो वाटर का सरफेस टेंशन ऑयल से तो ज्यादा होता है, लेकिन कपूर से कम होता है। यही कारण है कि जब ऑयल को वाटर में डाला जाता है तो ऑयल का सरफेस टेंशन वाटर से कम होने के कारण फैल जाता है, लेकिन जब कपूर को ऑयल में डाला जाता है तो कपूर का सरफेस टेंशन वाटर से ज्यादा होने के कारण फैलता नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सरफेस टेंशन, क्योंकि कपूर का सरफेस टेंशन वाटर से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या अपरिमित हो जाता है? देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी करवाया है पानी का, उसमें कपड़े हम साफ कर रहे थे। उसके बाद भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया जिसमें मच्छर के लार्वा को आप मार रहे थे ना आप। जब भी हम वाटर में किसी तरह की इम्प्योरिटी मिलाएंगे ना, तो वाटर का सरफेस टेंशन ऑलवेज घट जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं रहेगा, हमेशा घटेगा। इम्प्योरिटी आपने मिलाई है उसमें, तो यही कारण होता है जब हम शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाते हैं ना तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ओके। आगे, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, सेम चीज, हम साबुन भी एक तरह की इम्प्योरिटी ही है। तो अगर जल की सरफेस टेंशन, हम वाटर की बात कर रहे हैं, यदि वाटर का सरफेस टेंशन हाई था और अब हमने वाटर में सोप मिला दिया है, तो जो सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समांतर कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट की बात की जा रही है। आपने देखे होंगे जो गर्मियों के दिनों में कई कोचिंग सेंटर होते हैं जहां आप पढ़ रहे होगे, बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, तो ऊपर छोटे छोटे पंखे लगे होते हैं जिनका मुंह दरवाजे के बाहर या फिर कमरे के बाहर होता है। उन्हें हम बोलते हैं संवातक या एग्जॉस्ट। इन्होंने कहा है कि एग्जॉस्ट कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। ऊपर की तरफ क्यों लगाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। दूसरा है उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। तीसरा है उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, और चौथा है निचले भाग में वह शोभा नहीं देता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सही ऑप्शन है ए। देखिए, ठंडी हवा हमेशा भारी होती है, जो कोल्ड विंड होती है ना, कोल्ड विंड, और एक होती है हॉट विंड। तो हॉट विंड हमेशा हल्की होती है, ये वेट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं आप, है ना? ये वेट के रिस्पेक्ट में बोला। कोल्ड विंड की वेट ज्यादा होती है, हॉट विंड की वेट ज्यादा होती है। अब बारिश को लीजिए ना, जब कोई ठंडी हवा होती है, बादल बादल जब, ये मान लीजिए पहाड़, ठीक है, बादल जब यहाँ पर होते हैं तब नहीं बरसते हैं। जब बादल ऊंचाई पर जाते हैं ना तो वो हल्के होते, वो बरसने की संभावना उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर ऊंचाई पर जाकर ठंडे हो जाते हैं, हवा भारी हो जाती है, इस वजह से वो बरसने लगते हैं। ये रीजन होता है। इसी तरह से जो कमरे में हवा होती है ना, गर्म होती है, ठंडी भी होती है, रिस्पेक्टिवली बात कर रहा हूं मैं। तो जो रिस्पेक्टली गर्म हवा होती है ना, वो ऊपर की तरफ होती है, मतलब छत की तरफ। इसलिए संवातक बाहर छतों पर लगाए जाते हैं, जिससे कि वो गर्म हवा को जो ऊपर इकट्ठी हो रही है उसे बाहर फेंक दे। समझ गए आप लोग? ये होता है सही रीजन। ओके। आगे बढ़ते हैं। कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देता है। कारण, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। या फिर, चलिए, ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ा है अपमार्जक की, यहां पर अगर बात हो रही है इसका मतलब है डिटर्जेंट या सोप, ये होते हैं अपमार्जक जिन्हें हम मिला देते हैं। ठीक है। जब हम अपमार्जक मिलाते हैं ना, तो वाटर का पृष्ठ तनाव
वाटर का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। वाटर का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यहाँ पर ए तो ठीक है, दिया है तो दिया, लेकिन रीजन उन्होंने क्या दिया है? पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जो कि सरासर गलत है। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ए तो सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्व की कमी होती है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। यहाँ पर स्पेस है, आप कर लेना। चौथा है वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है। सही आंसर है गुरुत्व नहीं होता। ऑब्वियसली अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता। गुरुत्व पृथ्वी पर होता है, ग्रहों पर होता है। कम ज्यादा हो सकता है, चांद पर भी है, बस कम है। मंगल पर भी है, लेकिन कम है। इतना नहीं है कि इंसान वहां टिक पाए। समझ रहे हो? इस वजह से आगे बढ़ते हैं। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए, तो उसमें चढ़ने वाली जल की सतह की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू 2 टी कॉस थीटा अपॉन आर रो इंटू जी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना ही है, यहीं से निकलेगा सब कुछ। टी, टी का मतलब होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव। क्यू होता है स्पर्श कोण। स्पर्श कोण मतलब टेंजेंट एंगल। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन याद रखना है। और रो होता है घनत्व, मतलब डेंसिटी, द्रव का घनत्व। और आर मतलब होता है रेडियस। ठीक है, देखिए सरफेस टेंशन एक द्रव का कांस्टेंट रहेगा। वाटर है तो वाटर का तो कांस्टेंट ही रहेगा, या कोई भी लिक्विड लेते हो, ऑयल लेते हो तो उसका भी कांस्टेंट ही रहेगा। स्पर्श कोण, परख नली में आप चढ़ा रहे हैं या किसी सकरी नली में आप चढ़ा रहे हैं, स्पर्श कोण सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब गुरुत्वीय त्वरण समान रहेगा, बदलेगा नहीं, कांस्टेंट हो जाता है। डेंसिटी, एक द्रव की घनत्व समान होता है, ऑयल है तो एक ही समान होगा। ठीक है, द्रव है उसका सेम होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये भी कांस्टेंट होता है। तो आपने, और दो तो है ही कांस्टेंट, नंबर है। तो अल्टीमेटली आपने ये देखा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। आर मतलब त्रिज्या, इसे आप बड़ा घटा कर सकते हो। ठीक है ना, ये कांस्टेंट होता है। इसी तरह से एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। अब इन्होंने क्या किया है, व्यास को दोगुना कर दिया जी। यदि आपने डायामीटर को दोगुना कर दिया तो त्रिज्या भी तो दोगुना हो जाएगी। हो जाएगी ना? तो इस वजह से जब त्रिज्या दोगुना हो गई तो हाइट आधी हो जाएगी। समझ गया? हाइट आधी हो जाएगी। ऑप्शन बी सही है। समझ में आया आपको? ये सब कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, स्पर्श कोण कांस्टेंट है, और गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट है, घनत्व कांस्टेंट है। केवल आर है जिसे आप चेंज कर रहे हो यहाँ पर। बाकी सब कुछ ठीक है, बस आप आर चेंज कर रहे हो यहाँ पर। इसलिए एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर के। और आर को आपने जब डी को दुगुना किया, मतलब आर भी दुगुना हो जाएगा। मतलब कि यदि आप व्यास दुगुना कर रहे हो तो त्रिज्या भी तो दुगनी ही होगी ना। त्रिज्या दुगनी हुई जिसकी वजह से ऊंचाई आधी हो जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, h1/h2 इक्वल टू r2/r1। h1 को अपॉन h ही लिखिए, आप h लिखिए, और h2 को h2 लिख दिया। R2 को आपने किया है दोगुना, 2r लिख लीजिए, और प्रारंभिक त्रिज्या r लिख लीजिए। यहाँ से r कैंसिल हो गया, तब h2 इज इक्वल टू हो गया h/2, मतलब कि प्रारंभिक ऊंचाई का आधा। ऑप्शन बी ठीक, h डैश है, सॉरी h2 इज इक्वल टू होगा h/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्यानता की इकाई पॉइज होती है, आपको याद करना है। पास्कल दाब की इकाई होती है, पॉइज जूली ये कुछ नहीं है, और इनमें से कोई नहीं है तो है ही नहीं। तो आप ऑप्शन ए सही है, पॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? देखो अलग अलग व्यास है, पिछला वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एच इज इक्वल टू 2, क्या था, टी कॉस थीटा अपॉन आर रो इंटू जी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था केश नली के केस में। पूरे क्वेश्चन जितने भी हैं
आएंगे ऑब्जेक्टिव में केस नली वाले सब इससे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर टी था पृष्ठ तनाव, थीटा था स्पर्श कोण, जी है गुरुत्वीय त्वरण, आर है डेंसिटी और सॉरी रो है डेंसिटी और आर है त्रिज्या। यहाँ पर हमें सिर्फ रेडियस से मतलब है। ठीक है। इन्होंने बोला है दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई क्या होगी। देखिए, जब एच समानुपाती है 1/r के, अगर आपने व्यास अलग अलग लिए हैं तो ऊंचाई भी तो अलग अलग ही होगी ना, सेम तो चढ़ेगा नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों केश नलियों में अधिक होगी, गलत। अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, बिल्कुल गलत। अगर व्यास ज्यादा है तो ऊंचाई कम होगी, व्यास कम है तो ऊंचाई ज्यादा होगी, ये त्रिज्या होती है। व्यास में भी यही आएगा, 1/d डायमीटर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो कम व्यास वाले में अधिक होगी। ठीक है, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, ऑप्शन सी। जल के द्रव्यमान पर निर्भर, जल के द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। देखिए क्या फॉर्मूले में कहीं द्रव्यमान है, नहीं है ना, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि केस नली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई क्या द्रव्यमान पर निर्भर करती है या किस पर निर्भर नहीं करती। ये ऑप्शन आपको दे देंगे और द्रव्यमान दे देंगे, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चल रहा है। ऑब्वियसली केस की घटना, आपको याद रखना है। दाब अंतर बिल्कुल नहीं, केस की घटना बिल्कुल सही, तेल की कम श्यानता बिल्कुल नहीं, तेल के क्या लिखा है कार्बोक्सिलिक समूह नहीं, बिल्कुल नहीं कार्बोक्सिलिक समूह नहीं। तो बस केश की घटना। ओके, आगे बढ़ते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, पास्कल का सिद्धांत दाब से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत प्लवन या उत्प्लावन से संबंधित है। केपलर का नियम, गति के नियम होते हैं ये, ग्रहीय गति के नियम। और गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम वो है। आपका सही ऑप्शन है आर्किमिडीज, प्लावन का नियम, ऑप्शन बी। इन्होंने कहा था, ये है, किसी जहाज को जब हम समुद्र में छोड़ते हैं तो ये जहाज उस समुद्र के पानी के ऊपर तब तैरेगा जब जहाज के द्वारा हटाए गए पानी और जहाज का भार का अनुपात समान हो। समझ गए आप, यही होता है उत्प्लावन का नियम। आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है प्लवन से संबंधित है। समकोण त्रिभुज बिल्कुल नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन, करंट व वोल्टेज संबंध बिल्कुल नहीं, ओम्स लॉ बोलते तो एक बार मान भी लेते। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, मैंने आपको यह सिद्धांत समझाया जस्ट 2 क्वेश्चन पहले। प्लवन का नियम है, मैंने आपको बताया था, ये 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपसे करवाया है। तो यहाँ पर है कहीं प्लवन का नियम, किसने दिया था बताइए। बर्नौली प्रमेय बिल्कुल नहीं, आर्किमिडीज, पास्कल सिद्धांत बिल्कुल नहीं, हुक का नियम बिल्कुल नहीं। हुक का नियम भी मैंने आपको बताया, पास्कल भी बताया, बर्नौली भी मैं आपको बता चुका हूँ दूसरे या तीसरे लेक्चर में। ओके, तो यहाँ पर है आर्किमिडीज का नियम। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। रोज आपको 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ओके, और इससे आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, टॉपिक वाइज बेसिक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो डिटेल सॉल्यूशन को देख के। तो प्लीज यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, ये चैनल पसंद आया हो, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।